नमस्कार प्रिय साथियों, मेहरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके इतिहास के एजुकेटर डॉक्टर शताब्दी गहलोत और आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास लेखन के संबंध में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अश्वमेध सफलता ही लक्ष्य इतिहास की बैच प्रारंभ हुए लगभग 2 माह हो चुके हैं और हमारी 5 यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। 6 नंबर की यूनिट चल रही है जिसके सिर्फ 4 लेक्चर बचे हैं। अगर देखा जाए तो 6 यूनिट कंप्लीट हो गई है। बची कितनी है? 4 है, जो कि ज्यादा भी अगर ले हम तो 1 यानी हम कोशिश करेंगे कि मई के पहले सप्ताह में सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। एमसीक्यूज की क्लास हम साथ में चलाएंगे। तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपके पास अब समय बहुत कम बचा है। मेरा क्लासेस बहुत व्यवस्थित तरीके से अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरा क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और अपने आप को इनरोल करना है। तो बहुत ही इजी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी और अगर आप हमारा साथ दे तो आप सफलता के बहुत नजदीक पहुंच सकते हो। बस जरूरत है अपने आप को एनरोल करने की। अश्वमेध सफलता ही लक्ष्य फैमिली के साथ जुड़ने की। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है ये हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर और ये सारी सुविधाएं हम आपको देने वाले हैं। मात्र 2,999 में इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। वो एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर इतने कम पैसों में आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही है। तो जल्दी करिए, अपने आप को इनरोल कीजिए। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। पेपर 1 का भी हमारा लगभग सिलेबस खत्म होने में है। 2 यूनिट्स कंटिन्यू चल रही है। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ST/SC एक्ट हमारा हो चुका है। अगली क्लास हमारी पैसा एक्ट की होने वाली है जो आपको मिलने नहीं वाली है। गो संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सारे एक्ट पर हमारी बहुत अच्छे से क्लासेस चल रही है। तो पेपर 1 के लिए आप इनरोल हो सकते हो। साथ ही दूसरे सारे सब्जेक्ट के क्लासेस हमारे मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर मौजूद है। तो जल्दी आप अपने आप को इनरोल कीजिए। चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। आज की जो हमारी कक्षा है वो मार्क्सवादी इतिहासकारों के संबंध में। सबसे पहले समझेंगे हम कि इनकी विचारधारा क्या थी। फिर हम समझेंगे क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले इनकी विचारधारा समझेंगे कि भाई इन्होंने लिखा तो किस विचारधारा पर लिखा, हम डायरेक्ट कैसे समझे। हम विषय में प्रवेश करेंगे। जैसे कि आपने मेरी हर क्लास में देखा होगा कि बिना विषय में प्रवेश किए हम क्लास प्रारंभ नहीं करते। थोड़ा बोर लगता है क्योंकि इतनी जल्दी माहौल नहीं बनता है और माहौल बनाने के लिए, पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए सबसे पहले प्रस्तावना, विषय प्रवेश, प्राकथन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मार्क्सवादी इतिहासकार है कौन, कौन कौन इतिहासकार इसमें सम्मिलित है। उनकी कुछ पुस्तकें भी आएगी। प्रारंभिक रूप से मोटे तौर पर ये क्लास कम से कम 1 घंटे की होने वाली है। ऐसे ही हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार, उपाश्रयी इतिहासकार, साथ ही आधुनिक इतिहासकार, इस तरह से कम 4 से 5 क्लासेस हमारी उपागम पर ही जाएगी क्योंकि बहुत डिटेल्ड स्टडी हो रही है। इतिहास लेखन के नोट्स प्रोवाइड नहीं है और बहुत व्यवस्थित तरीके से हमारे नोट्स भी बन रहे हैं और साथ में PDF एप्लीकेशन पर डाल दी गई जिससे आप खुद से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। आज की क्लास में हम पहले विचारधारा, विषय प्रवेश, इनकी विचारधारा जानने का प्रयास करेंगे। अक्सर परीक्षाओं प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी पुस्तक, ये पुस्तक किसकी है, इस पुस्तक में क्या बातें लिखी हुई है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका दर्शन क्या है। इस पर हम बहुत व्यवस्थित तरीके से आज बात करेंगे इस पर्टिकुलर मार्क्सवादी इतिहास के संबंध में। ठीक है। फिर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी इतिहासकार, ऐसे राष्ट्रवादी इतिहासकार, ऐसे सबाल्टर्न इतिहासकार ऐसे पूछे जाते हैं ना। तो हमने ये पूरा प्रयास किया है यहाँ पर कि पूरे एक साथ भी लिखें। बीच में जो आ रहे हैं, कुछ छूट रहे हैं, उनको तो आपको लिखना ही है, ध्यान रखना ही। लेकिन एक सरसरी नजर से पूरा उनको एक साथ देखेंगे। फिर उनका एक एक इतिहासकार जो इम्पोर्टेंट है, जैसे रजनी पाम दत्त को ले लिया, हम उनकी विचारधारा समझेंगे, उनकी पुस्तकों को देखेंगे, उन्होंने क्या लिखा है, किस एरिया के व्यक्तियों के बारे में ज्यादा लिखा। इस तरह से हम कम से कम 5 से 6 मार्क्सवादी इतिहासकारों की चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ एक इतिहासकार की चर्चा करेंगे यूट्यूब के लिए। बाकी की अगर आपको क्लास पूरी देखनी हो तो जल्दी से अपने आप को इनरोल कीजिए मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि मुझे पता है आप बोर हो रहे हो। तो बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या कहते हैं। मार्क्सवादी इतिहास लेखन, इनकी जो प्रवृत्तियां हैं और इतिहासकार, प्रवृत्तियां और इतिहासकार क्या कहते हैं। कई इतिहासकारों ने मार्क्सवादी पद्धति अपनाकर प्राचीन भारत का अध्ययन किया है लेखन के तहत। ठीक है। लेखन के तहत कई इतिहासकारों ने क्या करा है, जो मार्क्सवादी इतिहासकार है उनकी पद्धतियों को अपनाया है। जिस तरह से मार्क्सवादी लिखते हैं, किस पर लिखते हैं, ये विचारों पर लिखते हैं, ये राजवंशों पर नहीं लिखते। ये किस पर लिखते हैं, ये पर्टिकुलर समस्याओं को लेकर लिखते हैं, जनसाधारण पर लिखते हैं।
ठीक है, ये मध्यम वर्ग पर लिखते हैं। उससे पहले हमने क्या देखा था, कभी इतिहास का राजघरानों तक सीमित था, तो अब क्या हुआ, इतिहास को उस दायरे से बाहर निकालने का काम मार्क्सवादी इतिहासकार करते हैं। उसमें कौन कौन है, थोड़ा सा इनको देखते हैं ना। आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, डी.एन. झा, बी.डी. चट्टोपाध्याय और कुमकुम राय इनमें उल्लेखनीय है। ये वे इतिहासकार हैं जिन्होंने मार्क्सवादी पद्धति अपनाकर प्राचीन भारत का अध्ययन किया। ध्यान रखिएगा, ये प्राचीन भारत का हमें पता है। रोमिला थापर जी ने बहुत ही विस्तृत कार्य किया है एंशिएंट हिस्ट्री पर। इनका हाल ही में एक इंटरव्यू, अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं और आप अपने आप को करंट हिस्ट्री से जोड़ना चाहते हैं तो रविश कुमार जी के साथ रोमिला थापर का इंटरव्यू जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे से सारी बातें, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित इतिहासकार का इतिहास या इतिहास में इतिहास करके टॉपिक बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कशन हुआ है रोमिला थापर जी का। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहासकार, कई इतिहासकारों ने मार्क्सवादी पद्धति अपनाकर, है ना, दूसरे इतिहासकार जो प्राचीन भारत के हैं उन्होंने क्या करा, मार्क्सवादी पद्धति अपनाकर प्राचीन भारत का अध्ययन करा है। कौन कौन है उसमें जिन्होंने मार्क्सवादी पद्धति अपनाकर प्राचीन भारत का अध्ययन करा। देखिए, हमारी समस्या क्या होती है कि हम प्रश्न का स्तर नहीं समझते, उसकी भाषा नहीं समझते, उसे समझने का प्रयास नहीं करते। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मार्क्सवादी इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन है, और उसमें होता है रजनी पाम दत्त, ठीक है, तो हम उन्हें बिना कुछ सोचे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नांकित में से ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने मार्क्सवादी पद्धति अपनाकर प्राचीन भारत का अध्ययन करा, तो हम इनमें से जिनका भी नाम हो, विशेषकर रोमिला थापर जी का, तो हम उनको लगाएंगे। यानी प्रश्न क्या चाह रहा है, परीक्षा जो प्रश्न पूछ रहा है वो हमसे क्या चाह रहा है, हम उसे वही दे, ठीक है, हम कुछ भी एंडा बेंडा नहीं दे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आर.एस. शर्मा की पुस्तक है इंडियन फ्यूडलिज्म। किसकी पुस्तक है, देखिए पुस्तकों वाला पार्ट भी हमारा इसमें कवर होगा। सबसे ज्यादा इतिहास लेखन का ये वही पार्ट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। विचारधारा से प्रश्न बनते हैं, विषय वस्तु से प्रश्न बनते हैं, पुस्तकों से प्रश्न बनते हैं, किस से संबंधित है इससे प्रश्न बनते हैं। यानी कम से कम 5 से 6 तरह के प्रश्न एक टॉपिक को क्लियर करने में हमारा बनता है। कुल जब हमने पेपर का एनालिसिस किया कि एशियन हिस्ट्री से कुल कितने प्रश्न आए, तो 14 प्रश्न लास्ट एग्जाम में एशियन हिस्ट्री से हिस्ट्रियोग्राफी से आए, ठीक है। सबसे ज्यादा आए हैं 53 प्रश्न। कहा किससे आए, एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री हमारा प्राचीन भारत लगभग पूरा हो चुका है, मात्र 2 या 3 क्लासेस बची है, पूरा प्राचीन भारत हमारा समाप्त होने वाला है, जिससे 53 प्रश्न आते हैं। अभी भी आपने क्लास अगर नहीं ली है तो अगर आप सफलता चाहते हैं और आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो जल्दी से अपने आप को इनरोल कीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वेटेज हमारा कंप्लीट हो चुका है एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। 53 प्रश्न एक ही चैप्टर, एक ही पार्ट से आ रहे हैं एशियंट हिस्ट्री से। सबसे पहले आप खुद से देखिएगा, पेपर का एनालिसिस करिएगा, किसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। इनकी पुस्तक है आर.एस. शर्मा जी की। क्या पुस्तक है, इंडियन फ्यूडलिज्म, यानी प्राचीन भारत में शूद्र, लाइट ऑन अर्ली इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ये इनके पुस्तकों के नाम है, ठीक है। पहली पुस्तक है इंडियन फ्यूडलिज्म, प्राचीन भारत में शूद्र, दूसरी है लाइट ऑन अर्ली इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमिक, तीसरी है मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया और अरब डीके इन इंडिया, में प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन भारत को समझने में काफी मदद मिली है। तो हम यहाँ पर इन पुस्तकों का नाम क्यों लिख रहे हैं भाई, यहाँ पे क्या जरूरत पड़ रही है कि हमें इन पुस्तकों का नाम लिखना पड़ रहा है, सीधी सी बात है। इसे लिखने के पीछे सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस मार्क्सवादी पद्धति से क्या नाम है इनका, आर.एस. शर्मा जी ने प्राचीन भारत का डिटेल अध्ययन किया है, ठीक है। समझ में आया। पुस्तकों के नाम है आर.एस. शर्मा जी की इंडियन फ्यूडलिज्म, प्राचीन भारत में शूद्र, लाइट ऑन अर्ली इंडिया सोसाइटी एंड इकोनॉमिक, मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन एंड एशियंट इंडिया और अरब डीके एंड इंडिया। ये सारी प्राचीन और आरंभिक मध्यकाल को समझने में काफी मदद करती है, जो मार्क्सवादी पद्धति को अपनाकर लिखी गई है। अगला जो इतिहासकार है, बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासकार है मार्क्सवादी में, कौन है, रोमिला थापर। प्राचीन भारत पर इन्होंने काम किया है। इस काम ने ऐतिहासिक अनुसंधान का दायरा विकसित किया है। उन्होंने प्राच्यवादी निरंकुशता, आर्य प्रजाति और अशोक की अहिंसा के संबंध से पहले चली आ रही मान्यताओं को खंडित करा। रोमिला थापर जी के बारे में अक्सर प्रश्न आ सकता है, बहुत सारे प्रश्न आते भी है ना, हर परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न तो आता ही रोमिला थापर जी के ऊपर।
क्या क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं इस लाइन में? हम यही कहने का प्रयास कर रहे हैं भाई कि जो पुरानी मान्यताएं चली आ रही, प्राच्यवादी प्राचीन जो मान्यताएं चली आ रही, जो लोगों के मन में जो धारणा थी आर्य प्रजाति और अशोक को अहिंसा के संबंध से पहले चली आ रही जो मान्यता थी, उसे खंडित करने का काम रोमिला थापर जी ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज और एशियंट इंडियन सोशल हिस्ट्री, इसमें किया है। पुस्तक का नाम विशेष तौर पर याद रखें, पुस्तकें आप नोट डाउन करते रहिएगा। ये पुस्तकें बहुत धोखा देती है, धोखा देने से तात्पर्य परीक्षा में आती है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, एशियंट इंडिया सोशल हिस्ट्री, ये इनकी 2 पुस्तकें। इससे पहले हमने 5 पुस्तकें आर एस शर्मा जी की देखी, 7 से 8 पुस्तकें लगभग एक स्लाइड में हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास पर विचार किया। अब ध्यान रखिए, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने, अभी हमने क्या देखा, प्राचीन भारत का, प्राचीन भारत में आर एस शर्मा और रोमिला थापर जी का देखा। अब देखेंगे कि ये मार्क्सवादी इतिहासकार थे, इन्होंने मध्यकालीन भारत पर भी अपने विचार व्यक्त करे, जिसमें कौन है, नरूल हसन, सतीश चंद्र, इरफान हबीब, अर्थर अली, ये कुछ महत्वपूर्ण मार्क्सवादी इतिहासकार है जिन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास पर क्या रखा, विचार रखा। इन्होंने क्या करा, विस्तार से मध्यकालीन भारतीय समाज, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करा। यानी इन्होंने सारी चीजें बताने का प्रयास करा कि इसमें कौन कौन से पहलू हो सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि भारतीय समाज के बारे में बताया, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया, इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में बताया, कौन सा पैसा चल रहा है, मुद्रा का विनिमय का माध्यम क्या था, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, सर्वोच्च पद किसका था, राजा का था, सामंत कब से आए, सामंती व्यवस्था कब से थी, ये सारी चीजें इन्होंने बताया। भारतीय समाज के बारे में बताया, कितने भागों में डिवाइडेड था। हमने जैसे देखा मेगास्थनीज क्या कहता है, भारतीय समाज 4 भागों में विभाजित है। उपनिषद क्या कहते हैं, किस उपनिषद में कितने भागों में बताया गया, स्रोतों में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, इरफान हबीब ने अपनी पुस्तक द एग्रियन, अब ये इरफान हबीब कहां से आए जी, ये यहाँ से आए, मध्यकालीन भारतीय इतिहासकार है जो मार्क्सवादी इतिहासकार। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने इरफान हबीब। अब एक एक इतिहासकारों को वहां से हम लेंगे, उनकी पुस्तक लेंगे और उनमें उन्होंने क्या बताने का प्रयास करा है उस पर बात करेंगे। इरफान हबीब की पुस्तक है, बहुत बार पूछी हुई है, आपने अगर यूजीसी नेट के पेपर प्रीवियस ईयर के छुड़ाए होंगे तो आपको दिख गया होगा। द एग्रियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, इरफान हबीब की पुस्तक, जिसमें क्या बताते हैं, मुगल अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया है कि उत्तर भारत मध्यकाल के दौरान केंद्रीकृत शासकीय वर्ग राज्य और कृषक वर्ग के बीच में आधारभूत अंतर्विरोध था। यानी शासकीय वर्ग जिसमें राज्य आता है और कृषक वर्ग, इन दोनों के बीच में क्या था, भीतरी झगड़ा, अंतर्विरोध, आंतरिक अंतर्विरोध था, वैचारिक अंतर्विरोध था, उन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं था। किसकी बात कर रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था के अध्ययन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा राज्यों और जमींदारों, अस्पृश्यों और शेष समाज तथा कबीलों और किसानों के बीच भी अंतर्विरोध नजर आता है। साथ में क्या कह रहे हैं, हमने 2 वर्गों को पहले देखा, किसमें था, शासक और कृषक वर्ग। लेकिन ये सिर्फ शासक और कृषक वर्ग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है राज्यों और जमींदारों की, यहाँ पर बात हो रही है दूसरे तबके के समाजों की, यहाँ पर बात हो रही कबीलों और किसानों की। यानी लगभग सभी तबके में अर्थव्यवस्था के माध्यम से अंतर्विरोध था। इन सब के पीछे ज्यादा से ज्यादा क्या कारण था, भाई इतने सारे लोग है ना, कहते हैं कि अगर कोई एक लोग वो मुझसे नाराज हो रहा है तो उसकी गलती है, लेकिन जब 50 लोग मुझसे नाराज हो रहे तो मुझे अपने आप के अंदर झांकना होगा। तो जब इतने सारे तबके के लोग इस अर्थव्यवस्था के पीछे उसमें अंतर विरोध आ रहा है तो क्या कारण रहा होगा, तो कारण था लगान की वसूली। ये कौन बातें बता रहा है, ये बातें मैं बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ और मैं बता ही नहीं सकती हूँ, ये बातें बता रहे हैं इरफान हबीब जी। क्या कह रहे हैं इसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इन सारे वर्गों में अंतर्विरोध था, जिसका मूल कारण, मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था, लगान की वसूली। लगान की वसूली कैसे होती थी भाई, असामान्य तरीके से होती थी, जिसमें क्या होता था, ज्यादा लगान वसूल करने के कारण गांव की दुर्दशा हो गई, जमींदार भी नाराज हो गए, जिनका हिस्सा इस सिलसिले में मारा गया, किसानों ने भी विद्रोह कर दिया। हिस्सा मतलब क्या होता है भाई, जितना उनका पार्टी से जितना उनका हिस्सा आ रहा था है ना, और ज्यादा लगान वसूली के चक्कर में उनका हिस्सा तो चला गया, मतलब जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उतना हिस्सा उन्हें नहीं मिल रहा है। फिर क्या होता है, फिर किसान विद्रोह होता है। इस पुस्तक के अलावा मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर और भी पुस्तकें लिखी गई है। किस पुस्तक की बात करिए अभी हमने, इरफान हबीब की द एग्रियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। ठीक है, ये थी मध्यकालीन भारत की पुस्तक जो मुगल अर्थव्यवस्था का अध्ययन जिसमें किया गया है। ठीक है,
अब देखेंगे भाई, एक यही पुस्तक नहीं है, इसके अलावा भी पुस्तकें हैं। कौन कौन सी है? एन एटलस ऑफ मुगल एम्पायर, उनकी संपादित संपादित पुस्तक द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया खंड 1, कास्ट एंड मनी इन इंडियन हिस्ट्री, इंटरपेंटिंग इंडियन हिस्ट्री, एसेज इन इंडियन हिस्ट्री टुवर्ड्स अ मार्क्सिस्ट परसेप्शन। ये पुस्तक भी पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। ये हम किन की पुस्तकों की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम ये बात करें इरफान हबीब जी की पुस्तक के बारे में। ठीक है, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने आधुनिक भारतीय इतिहास और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के कई पक्षों पर विस्तार से अध्ययन किया है। हमें अभी बात करी थी भाई कि मार्क्सवादी इतिहासकार एक एरियाज में सीमित नहीं रहे, उन्होंने हर क्षेत्र में अध्ययन करा है और उस अध्ययन को आगे बढ़ाया है, विस्तार से अध्ययन करा है। क्या करा है इन्होंने कृषकों का इतिहास लिखा है भाई, इन्होंने श्रम इतिहास लिखा है, इन्होंने सामाजिक इतिहास लिखा है, अभी हमने देखा आर्थिक इतिहास लिखा है। यानी मार्क्सवादी इतिहासकारों ने पर्याप्त काम किया है। मार्क्सवादी इतिहासकारों का भारतीय इतिहास लेखन के क्षेत्र में भरपूर योगदान है। मार्क्सवादी इतिहासकारों का कोई एकल गुट नहीं है, इसकी अनेक धाराएं प्रवृत्तियां हैं और मार्क्सवादी इतिहासकारों के बीच में विचारों का भी वैविध्य है। इसके बावजूद उनमें कुछ साझा तत्व भी शामिल है। तो कहने का प्रयास यही कर रहे हैं कि भी विचार तो कभी किसी के एक दूसरे से मिलते नहीं है ना। मेरे कुछ अलग विचार हो सकते हैं, क्योंकि हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें कहती है ना कि आपके खुद के विचार हो सकते हैं जिसे आप प्रेजेंट कर सकते हो ना, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं आपको रोकूं। तो कहने का मतलब है कि मार्क्सवादी विचारों का भी क्या था, विविधता थी उसमें, लेकिन हाँ कहीं कहीं ये सब एक जगह इकट्ठा होते थे। अब देखेंगे कि राजवंशों के इतिहास के स्थान पर आम जनता का इतिहास लिखा जाने लगा। अब क्या हुआ, अभी बताया मैंने कि मार्क्सवादी इतिहास के अंतर्गत अब राजवंशों के इतिहास को क्या कर दिया, स्थान नहीं दिया गया। अब आम जनता की तरफ लोगों का ध्यान दिया जाने लगा कि भाई ये किस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, उनका सामाजिक अध्ययन, सामाजिक परिवेश कैसा है, सामंतवाद, उपनिवेशवाद इन पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें प्रारंभ हो गए। पहले क्या होता था, व्यक्तिगत रूप से सम्राट के परिप्रेक्ष्य में ही लिखा जाता था, लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकारों ने और आगे चलकर जो इतिहास को देखने का नजरिया बदला, उसमें क्या हुआ कि अब अर्थव्यवस्था और वर्गों के आपसी संघर्ष के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। हम इसमें देखेंगे मार्क्सवादी इतिहास में कि वर्ग संघर्ष, जो लास्ट टाइम परीक्षा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वर्ग संघर्ष के अंतर्गत किस तबके के लोगों को सबसे आखिरी में रखा गया है, एमपी सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी इस क्लास में आएगी। मार्क्सवादी इतिहास लेखन की बहुत लंबी क्लास होने वाली है, ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। प्रावधिक के मामले में कौसाम्बी की कृतियों ने, कौसाम्बी कौन है, डीडी कौसाम्बी है ना। इतिहास लेखन का अंतर विषयक दृष्टिकोण विकसित हुआ है, जिसमें क्या है, साहित्य, पुरातत्व, भाषा, मानव शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, सांख्यिकी को शामिल किया गया है। इसके अलावा मार्क्सवादी इतिहास लेखन में वर्णन और विवरण के स्थान पर व्याख्या पर क्या दिया गया है, विशेष बल दिया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने किस पर विशेष बल दिया है, तो इन्होंने किस पर दिया है, व्याख्या पर विशेष बल दिया है, बाकायदा वर्णन और विवरण के स्थान पर। ठीक है, तो ये है प्रमुख इतिहासकार, मार्क्सवादी इतिहासकार। सीधा प्रश्न बनता है कि निम्नांकित में से कौन से मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है, निम्नांकित में से कौन से मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, तो हमें इनको याद रखना है। डीडी कौसाम्बी, रामशरण शर्मा, बीएन दत्त, रोमिला थापर, रजनी पाम दत्त, एमएन राय, एआर देसाई, के पणिक्कर, हरबंस मुखिया, साथ ही में बिपिन चंद्रा और इरफान हबीब। ये क्या है, ये प्रमुख इतिहासकार है। ठीक है, तो इन इतिहासकारों के बारे में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है। आगे की क्लास देखने के लिए मेरा क्लासेस एप्लीकेशन को ज्वाइन करिए और वहां पर अपने आप को इनरोल कीजिए। मात्र 2,999 में हमारा बैच उपलब्ध है। अश्वमेध सफलता ही लक्ष्य फैमिली को ज्वाइन करिए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। आप मेरा क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरा क्लासेस चैनल को हमारे विजिट करिए। कुछ भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो दीजिए मुझे इजाजत, जल्दी मिलते हैं एप्लीकेशन पर। अपनी तैयारी, मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और अपनी तैयारी को यूं ही एक अच्छा आकार दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे। जय गणेश।